जानते होंगे। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ऑस्कर का इतिहास क्या है? जी हाँ, कि वो कौन से ऐसे 7 दौर रहे हैं जब अचानक ही ऑस्कर का एशियाई प्रेम जाग गया। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ऑस्कर के 7 दौर और ऑस्कर डिप्लोमेसी। बता दें, 55वां ऑस्कर अवार्ड समारोह खत्म हो गया है, लेकिन अब भी पहली बार अपने देश को 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने का जश्न पूरा भारत मना रहा है। आपको बता दें, इस बार ऑस्कर के मंच पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी एशिया की धूम रही। जी हाँ, एशियाई कलाकारों और कहानी वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने बेस्ट फिल्म समेत 7 ऑस्कर जीते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि ऑस्कर के प्लेटफॉर्म को एशियाई फिल्मकारों के टैलेंट का पता चला हो। अमेरिकी सरकार की नीतियों के साथ बदलती है ऑस्कर डिप्लोमेसी। खास बात तो यह है कि ये 7 दौर ऐसे थे जब अमेरिकी राजनीति में भी एशिया पर फोकस ज्यादा था। कभी अमेरिकी सरकार की नीतियों के समर्थन में तो कभी उसके धुर विरोध में भी ऑस्कर का झुकाव बदलता रहा। किसी एशियाई देश की आर्थिक तरक्की के साथ भी ऑस्कर का फोकस बदला है। यह बात हॉलीवुड में खुलकर तो नहीं कही जाती, लेकिन यह माना जरूर जाता है कि खास तौर पर विदेशी फिल्मों को चुनने में राजनीतिक प्रभाव कई बार हावी जरूर होता है। समझिए कैसे समय और अमेरिकी सरकार की नीतियों के साथ एशियाई फिल्मकारों के प्रति ऑस्कर का नजरिया बदला है। हर दौर के साथ बदलती है ऑस्कर डिप्लोमेसी। हमने 1952 से 2023 तक के ऑस्कर अवार्ड को अलग अलग दौर में बांटा है। जी हाँ, ये वो दौर रहे जब ऑस्कर के मंच पर कोई ना कोई एशियाई देश फोकस में रहा। देखिए कैसे हर दौर में सरकारी नीतियों और आर्थिक समीकरणों का प्रभाव साफ दिखता है। हम बात करेंगे पहले दौर 1950 के दशक की। इस दशक की बात की जाए तो पहली बार जापानी फिल्मों के साथ एशिया को मिली ऑस्कर में एंट्री। 1951 की अकीरा कुरोसावा की फिल्म राशोमोन को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर मिला। उसके बाद 1954 की टेइनोसुके किनुगासा की फिल्म गेट ऑफ हेल को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर मिला। फिर 1955 की हिरोशी इनागाकी की फिल्म समुराई 1 मुसाशी मियामोटो को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला और 1957 की फिल्म सायोनारा के लिए जापानी अभिनेत्री मियोशी उमेकी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यह वो दौर था जब जापान ने की थी अमेरिका से सैन्य संधि। अमेरिकी बाजार जापानी प्रोडक्ट से भरे पड़े थे। चलिए भाई, हम बात करते हैं 1950 के दशक की। यह वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के कब्जे में आया जापान 1952 में आजाद हुआ था। जापान ने अमेरिका से एक सैन्य संधि की थी और अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आना स्वीकार किया था। 1948 से 1954 तक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू योशिदा 1951 में प्रसिद्ध योशिदा डॉक्ट्रिन सिद्धांत लेकर आए थे। इसके मुताबिक अमेरिका की मदद से जापान की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य था। यही वो समय था जब अमेरिका की फ्री ट्रेड स्कीम के तहत जापान ने तेज आर्थिक तरक्की की। इस दौर में अमेरिका को जापानी एक्सपोर्ट अपने चरम पर था। यही वो दौर था कि जब जापान अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। लेकिन 60 के दशक में इन संबंधों की गर्माहट कम हो गई थी। 70 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के कई फैसलों की वजह से रिश्तों में दूरी बढ़ गई। आर्थिक प्रतिद्वंदिता भी तेज हो गई। 1961 से 2002 के बीच 10 जापानी फिल्में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट तो हुई, मगर कोई भी अवार्ड जीत नहीं पाई। दूसरा दौर साल 2001 क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन के साथ चीन की ऑस्कर एंट्री। यही वो दौर था जब जापान अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। लेकिन 60 के दशक में इन संबंधों की गर्माहट कम हुई। 70 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कई फैसलों की वजह से रिश्तों में दूरी बढ़ गई। 1961 से 2002 के बीच
समय के राजनीतिक माहौल को देखें तो साल 2000 में ही अमेरिका ने चीन को परमानेंट मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 10 अक्टूबर 2000 को एक एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस एक्ट के जरिए चीन के साथ परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन पर मुहर लगाई गई थी। इसी के जरिए चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना था। इस कदम ने चीन और अमेरिका के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा दिया था, साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था को भी नया बूस्ट दिया था। तीसरा दौर साल 2008। स्लम डॉग मिलियनर ने भारत पर बढ़ाया फोकस। आपको बता दें 2008 में भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म स्लम डॉग मिलियनर को 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इसमें से 8 कैटेगरी में फिल्म ने ऑस्कर जीता था। वहीं बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में गीतकार गुलजार और संगीतकार AR रहमान को ऑस्कर भी मिला था। इसी साल बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में जापानी निर्देशक योजीरो ताकीता की फिल्म डिपार्चर्स को ऑस्कर मिला था। 1955 के बाद ये किसी जापानी फिल्म के लिए पहला ऑस्कर था। अब उस दौर का राजनीतिक परिदृश्य समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अमेरिका में जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति थे, तब भारत में UPA की सरकार थी। दोनों देशों के बीच संबंध न सिर्फ अच्छे थे, बल्कि कई फरीद जकारिया जैसे स्कॉलर बुश को अब तक का सबसे प्रो इंडियन US प्रेसिडेंट मानते थे। 2005 में एक तरफ जहां एयर इंडिया ने $8 बिलियन में 68 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे थे, वहीं दूसरी तरफ अगस्त 2005 में आए कैटरीना तूफान के बाद भारत ने US रेड क्रॉस को $5 मिलियन का दान दिया था। वहीं जापान से रिश्तों में भी इसी समय दोबारा गर्माहट आई थी। चौथा दौर साल 2011। ईरान को पहली बार ऑस्कर में मिली एंट्री। 2011 में ईरानी फिल्म निर्देशक असगर फरहादी की फिल्म ए सेपरेशन को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर मिला। ऑस्कर जीतने वाली यह पहली ईरानी फिल्म थी। ओबामा चाहते थे ईरान से संबंधों में सुधार, लेकिन ड्रोन पर हुए विवाद से हुई किरकिरी। आपको याद होगा 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए थे, तब ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने 30 साल की परंपरा तोड़ते हुए उन्हें बधाई दी थी और बराक ओबामा ने भी शपथ ग्रहण के बाद के अपने भाषण में उम्मीद जताई थी कि मुस्लिम देशों से अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। साल 2009 में हॉलीवुड कलाकारों और फिल्मकारों का एक दल तेहरान गया था और ईरानी फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी, जिससे यह स्पष्ट था कि अमेरिकी सरकार ईरान से संबंध सुधारना चाहती है और हॉलीवुड भी इस प्रयास में शामिल है। आपको बता दें 2011 में एक अमेरिकी ड्रोन ईरानी एयर स्पेस में पकड़ा गया था। इस घटना ने दोनों देशों के संबंधों में तल्खी पैदा की थी और साथ ही अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा था। ठीक इसी साल ऑस्कर के मंच पर पहली बार एक ईरानी फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी का अवार्ड मिला। पांचवा दौर साल 2016। 2016 में दूसरी बार ईरानी फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर मिला। निर्देशक असगर फरहादी की ही फिल्म द सेल्समैन ने यह अवार्ड जीता। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऑस्कर के मंच से भाषण हो रहे थे। मुस्लिम ट्रेवल बैन पर मचा था बवाल। इस वक्त अमेरिकी राजनीतिक और हॉलीवुड का सीन बिल्कुल अलग था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। हॉलीवुड के ज्यादातर बड़े नाम खुलकर उनकी खिलाफत कर चुके थे। साथ ही अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप ने तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के मंच पर ही साफ कहा था कि सत्ता में बैठे लोग ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में 2016 में छठा दौर 2019 और 2020 कोरियाई फिल्म ने पहली बार बेस्ट फिल्म का जीता खिताब। 2019 में कोरियाई फिल्म पैरासाइट को 6 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। फिल्म ने 4 ऑस्कर जीते। इसमें से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो थे ही, यह फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का भी ऑस्कर जीत गई। 2020 में कोरियाई फिल्म
मिनारी को बेस्ट फिल्म समेत 6 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। अभिनेत्री युन यू जुंग ने फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता था। फिल्म नोमैडलैंड के लिए क्लोई झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। ट्रंप के बयानों से बिगड़े थे साउथ कोरिया से संबंध, दूसरी तरफ के-पॉप का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन 2016 के बाद से कुछ तनातनी बढ़ी। वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान। ट्रंप ने कहा था कि साउथ कोरिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अमेरिकियों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया से भी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी। इन वजहों से साउथ कोरिया में अमेरिकी सरकार के खिलाफ माहौल बना था। यही समय था कि अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली की साउथ कोरिया में तैनाती का भी विरोध शुरू हो गया था। इस दौर में एक और बदलाव एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बढ़ रहा था। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से कोरियाई पॉप कल्चर और संगीत पश्चिमी दुनिया में पॉपुलर हो रहा था। एक तरफ ट्रंप से हॉलीवुड फ्रेंडनिटी के खराब संबंध और दूसरी तरफ कोरियाई कल्चर का बढ़ता प्रभाव। इन दोनों वजहों से ऑस्कर के मंच पर भी लगातार 2 साल तक कोरियाई चेहरे छाए रहे। अब बात करते हैं 7वें दौर की। साल 2021 और 22 चीन, जापान और भारत तीनों को ऑस्कर में मिला सम्मान। जी हाँ, 2021 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में जापानी फिल्म ड्राइव माय कार को ऑस्कर मिला था। फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत कुल 4 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। आपको बता दें, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द लॉन्ग गुड बाय को ऑस्कर मिला। इसे बनाने वाले रिज अहमद पाकिस्तानी, अनिल कारिया भारतीय मूल के हैं। 2022 में एशियाई कलाकारों और पृष्ठभूमि की फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इसमें से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत 7 कैटेगरी में फिल्म ने ऑस्कर जीता। वहीं भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में ऑस्कर मिला। एशिया में बैलेंस बनाने की अमेरिकी नीति का असर ऑस्कर पर भी दिखा। 2021 और 2022 की फिल्मों के लिए हुए ऑस्कर समारोह में चीनी मूल से लेकर भारतीय और जापानी कलाकारों और फिल्मकार चर्चा में रहे। 1982 में फिल्म गांधी को मिले थे 8 ऑस्कर, लेकिन तब मुद्दे कुछ और थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी को 11 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और फिल्म ने 8 ऑस्कर जीते थे। लेकिन इस दौर में राजनीतिक परिदृश्य से ज्यादा फिल्म की पृष्ठभूमि हावी थी। हमने अपने इस प्रोग्राम में ऑस्कर के इतिहास की बात की, साथ ही उन 7 दौरों के बारे में बताया जब अमेरिकी राजनीति में भी एशिया पर फोकस ज्यादा था। साथ ही बताया कि कैसे अमेरिकी सरकार की नीतियों के समर्थन में तो कभी उसके विरोध में वक्त के साथ ऑस्कर का झुकाव किस तरह बदलता रहा है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।